हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा की 3 कंपोनेंट की अलग अलग, नाइट्रोजन बेसिस, फिर उसमें शुगर जोड़ दिए, क्या बन गया न्यूक्लियोसाइड, फिर उसमें फॉस्फेट जोड़ दिया, क्या बन गया न्यूक्लियोटाइड। यही यहाँ पर चर्चा आगे बढ़ रही है, यही डिस्कशन आगे जा रहा है। नाइट्रोजन बेस, उसमें शुगर जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और उसमें फॉस्फेट भी जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। एक एग्जांपल मैंने पूरा जोड़कर दिखाया था, वहीं से आगे चलेगी कहानी। ये एडेनाइन क्या है, नाइट्रोजन बेस है। अगर एडेनाइन में राइबोज शुगर जोड़ दूं, एडेनाइन में ए मतलब एडेनाइन, उसमें क्या जोड़ दूं राइबोज शुगर, तो क्या बन गया एडेनोसाइन। तो खाली कहीं लिखा हुआ आ जाए कि एडेनोसाइन क्या है, नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, तो यहीं से आंसर आ जाना चाहिए। नाम पहचानना है, एडेनोसाइन इज न्यूक्लियोसाइड। अब अगर इसमें फॉस्फेट भी जोड़ दिया तो यह कहलाएगा एडिनाइलिक एसिड या एडिनाइलेट। तो एडिनाइलिक एसिड या एडिनाइलेट कहने का मतलब है, उसका मीनिंग लिखा है एएमपी। एएमपी डायग्राम बनाकर दिखाया था। एएमपी क्या है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो एडिनाइलिक एसिड किसका दूसरा नाम है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, पी मतलब फॉस्फेट। तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एएमपी। तो एडिनोसाइन के साथ फॉस्फेट जोड़ दिया तो किस कैटेगरी में आ गया, न्यूक्लियोटाइड। एक लाइन पूरी की है मैंने अभी टेबल की, इसी लाइन को दोबारा करूंगा, इसी के सहारे से बाकी सारा कॉन्सेप्ट बनेगा। एडेनिन लिखे नाइट्रोजन बेस, एडेनोसिन लिखे मतलब उसमें क्या जोड़ दिया है राइबोज शुगर, ए के साथ एडेनिन के साथ राइबोज शुगर एडेनोसिन। फॉस्फेट भी जोड़ दे, एक फॉस्फेट जोड़ा है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, या इसी का दूसरा नाम फॉस्फेट के एसिडिक नेचर के कारण एडेनाइलिक एसिड, या उसको आयनाइज करके लिख दूं तो एडेनाइलेट। अब हमने कहा था शुगर 2 प्रकार के हैं, एक तो राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज। अगर शुगर राइबोज के बजाय डीऑक्सीराइबोज हो तो ऐसी स्थिति में अब ये दूसरा केस आ गया। एडेनिन तो एडेनिन ही रहा, उसके साथ शुगर कैसा जोड़ दिया, ए के साथ डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज जोड़ दिया तो देखना कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये डी एडिनोसाइन कहलाएगा। ये था एडिनोसाइन और ये है डी एडिनो, स्मॉल डी लगता है, इस स्मॉल डी का मतलब होता है डीऑक्सी। तो डीऑक्सी वाला शुगर जोड़ा तो डी एडिनोसाइन, और उसमें फॉस्फेट जोड़ दिया तो डीएएमपी मतलब डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो ये दोनों का कंपैरिजन, एडेनिन के साथ राइबोज शुगर जुड़े तो एडिनोसिन, डीऑक्सी राइबोज शुगर जुड़े तो डीऑक्सी एडिनोसिन, स्मॉल डी लगा है, डीऑक्सी एडिनोसिन बोला जाता है, और फॉस्फेट जोड़ दिया तो एमपी या डीएमपी। इसका मतलब एडेनोसिन के साथ एडेनिन के साथ 2 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आप बना सकते हैं, एक में शुगर राइबोज, दूसरे में शुगर डीऑक्सीराइबोज। तो ये 2 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आ गए यहां पर, 1 2। एक में शुगर नॉर्मल है राइबोज और दूसरे में डीऑक्सी। ऐसा ही बाकी नाइट्रोजन बेस के साथ चलेगा। मैंने इसके स्ट्रक्चर भी बना के आपको समझाए थे। अब एक में स्ट्रक्चर बना के समझाए हैं, बाकी में वर्बली चलेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। वो ग्वानिन का स्ट्रक्चर पहचाना था। ग्वानिन के बाद अगर मैं लिख दूं ग्वानोसिन, तो अब आपको पहचानना है, मैंने खाली जगह छोड़ रखी है जी। ग्वानोसिन कहने का मतलब क्या हुआ, ग्वानोसिन कहने का मतलब हुआ जी प्लस राइबोज, मतलब ग्वानिन प्लस राइबोज। इसमें फॉस्फेट जोड़ दे तो जीएमपी क्या कहलाएगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। शब्दों का अंतर पहचानना है। ग्वानिन अलग शब्द है, ग्वानोसिन बोलते ही समझ जाना है। ग्वानिन बोला तो नाइट्रोजन बेस, ग्वानोसिन बोला तो न्यूक्लियोसाइड, और ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बोला तो इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड। और ज्यादा और बड़ी कलाकारी करेगा तो वही कहानी, ग्वेनाइलिक एसिड, वो ऊपर था एडेनाइलिक एसिड, ये क्या होगा ग्वेनाइलिक एसिड, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है। ग्वेनाइलिक एसिड
इज अनदर नेम ऑफ जीएमपी। और अगर शुगर डीऑक्सी हो गई तो स्मॉल डी लग जाएगा, राइबोज के बजाय शुगर डीऑक्सी तो डीऑक्सीगोएनोसिन, और फॉस्फेट जोड़ दिया तो डीजीएमपी, और इसमें डीऑक्सी लग जाएगा, डीऑक्सीगोएनोलिक एसिड। इसका मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड ये हो गए, 4 न्यूक्लियोटाइड बना चुके आप अभी तक। इसी प्रकार से साइटोसिन के साथ ये शब्द पहचानना है। साइटोसिन का क्या बन गया? साइटिडीन। साइटिडीन इज व्हाट? साइटोसिन प्लस राइबोज, या डीऑक्सीसाइटिडीन, मतलब साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोज, और फॉस्फेट जोड़ दिया तो सीएमपी या डीसीएमपी। साइटिडीन शब्द का अंतर पहचानना है। कोई बोलेगा साइटिडीन तो मतलब क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। यहां पर भी 2 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गए, सबका नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है, वही रहेगा। साइटिडीन से साइटिडाइलिक एसिड। और यहां अंतर पहचानना है, थायमीन के साथ केवल क्या जोड़ा? डीऑक्सी। ऐसा क्यों किया? आप याद करो पीछे क्या 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 आया था कि आरएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस है वो है ए, जी, सी एंड यू, जबकि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस है वो है ए, जी, सी एंड टी। इसका मतलब ये तीनों तो कॉमन है। तो ए, जी और सी में, ए, जी और सी में दोनों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, राइबोज वाला भी और डीऑक्सी वाला भी, राइबोज वाला भी, डीऑक्सी वाला भी, राइबोज वाला भी, डीऑक्सी वाला भी। राइबोज वाले की जरूरत किसमें पड़ेगी? आरएनए में। डीऑक्सी वाले की जरूरत किसमें पड़ेगी? डीएनए में। लेकिन टी तो केवल डीएनए में है और यू केवल आरएनए में। तो टी वाले में, थायमीन में, केवल क्या जुड़ेगा? डीऑक्सी शुगर जुड़ेगा। ये टी प्लस डीऑक्सी राइबोज, आर लिख दिया खाली, ये टी प्लस डीऑक्सी राइबोज है। इसमें टी के साथ नॉर्मल राइबोज जुड़ता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है सिस्टम को, क्योंकि राइबोज वाला शुगर किसमें? आरएनए में। डीऑक्सी वाला शुगर किसमें? डीएनए में। तो इसलिए थायमीन के साथ केवल डीऑक्सी थायमिडीन बनता है, सामान्य थायमिडीन की बायोलॉजिकल सिस्टम में जगह ही नहीं है। और फॉस्फेट जोड़ दिया तो डीटीएमपी। यूरेसिल में उल्टी कहानी देखेंगे। यूरेसिल के साथ क्या जुड़ेगा? केवल राइबोज, ये बन जाएगा यूरिडीन। केवल राइबोज जुड़ा है, केवल राइबोज जुड़ा है। और क्या बन गया? यूएमपी। यहां डीऑक्सी का कोई चक्कर ही नहीं है। तो यहां पर एक एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है। मैंने ये नंबर डाल दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका मतलब यहां पर ये आप अलग अलग प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड बना ले रहे, इनसे सबसे 2-2 प्रकार के कितने बन गए? 6, और इनसे सबसे 1-1 प्रकार के। तो इसका मतलब ये टोटल ये आपको 8 प्रकार के अलग अलग न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गए, जिनमें से 3 तो कॉमन है। डीएनए में, आरएनए में ये 3 तो कॉमन है नाइट्रोजन बेस। ये टी वाला केवल डीएनए में और यू वाला केवल आरएनए में। ये आपके पास पूरी कैलकुलेशन आ गई, ये सब की कहानी आ गई। मैंने कहा था ना कि सबकी भी बताऊंगा। हाँ, एनसीईआरटी ने भी एक कोई महत्व दिया है एडेनिन को, ये एक याद हो जाएगा तो बाकी अपने आप कवर होते चले जाएंगे। उसी के आधार पर सारी स्टोरी है। सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड बनाकर ये यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं इस प्रकार से। क्या इसमें और भी कहानी आगे बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल, एक लेवल बचा है। फॉस्फेट मोनो की जगह डाई या ट्राई कर दें, लेकिन वो बिल्कुल अलग स्टोरी है। हमने एक बार न्यूक्लियोटाइड बना के तो पहचान लिया ना कि ये न्यूक्लियोटाइड है, फिर तो फॉस्फेट जोड़ना तो अलग स्टोरी है। एक जगह जरूरत थी एटीपी में, वहां मैंने जोड़ के बता दिया आपको स्ट्रक्चर सहित। बाकी में इन सब में वो कहानी चलाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये सभी प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिए। इस प्रकार से इनके शुगर का वेरिएशन और उसके साथ फिर फॉस्फेट, इस हिसाब से ये सब न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गए। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स का क्या किया जाएगा? इन न्यूक्लियोटाइड्स से बनाए जाएंगे डीएनए एंड आरएनए। वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स हैं डीएनए और आरएनए, जिनकी एक एक करके चर्चा आएगी, एक एक करके डिस्कशन आएगा। न्यूक्लिक एसिड्स नेक्स्ट हमारा हेडिंग आ गया न्यूक्लिक एसिड्स का। यहां पर जो डिस्कशन है न्यूक्लिक एसिड्स का, उसमें सबसे पहले तो यही जानना है
कि ये न्यूक्लिक एसिड क्या है। मैं शुरुआत से ही कहता आ रहा हूं, जैसे ये टॉपिक स्टार्ट किया, कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। ये न्यूक्लियोटाइड्स के क्या है, पॉलीमर्स है। मतलब आपने अभी तक जो न्यूक्लियोटाइड पढ़े उनको क्रमवार रूप से जोड़कर, सीक्वेंस में जोड़कर जो पॉलीमर तैयार होगा वही क्या कहलाएगा, न्यूक्लिक एसिड। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए एंड आरएनए। पॉलीमर डीएनए किसका है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, और आरएनए किसका पॉलीमर है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। अब बहुत देर हुई हमें इस पर सर लगाते हुए, नाम लिखते ही तुरंत समझ में आना चाहिए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर कहने का मतलब क्या है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जिनमें शुगर कौन सा था, डीऑक्सी। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहने का मतलब कौन से न्यूक्लियोटाइड, वो न्यूक्लियोटाइड जिनमें शुगर कैसा था, राइबोज। इसीलिए जब आप पूरा नाम की बात करते हैं तो डीएनए में आप क्या कहते हैं, पूरा नाम, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जब आप कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, तो इसी से पता चलता है कि ये पॉलीमर किसका है, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। क्या बोलते हो आरएनए को, ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी को मैंने टेक्निकली बोला है। राइबो न्यूक्लिक एसिड कहने का क्या मतलब हुआ, पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। इन दोनों का अंतर बिल्कुल स्पष्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि पीछे इतनी कहानी बता दी है। अब ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, ये हमने कहा कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड आपको जुड़े हुए मिलेंगे वो कौन से होंगे, मोनोफॉस्फेट वाले। क्योंकि मैं तो आपको अलग अलग कहानी बता चुका हूं, एक फॉस्फेट भी जुड़ सकता है, 2 या 3 भी जुड़ सकते हैं, लेकिन डीएनए के स्ट्रक्चर में किस प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे, वो मोनोफॉस्फेट वाले पाए जाएंगे। डीएनए के स्ट्रक्चर को 1953 में एक्सप्लेन किया एक डबल हेलिकल मॉडल की सहायता से वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक बड़े नाम है बायोलॉजी में, लगातार आपका पीछा करेंगे। वॉटसन एंड क्रिक 1953, ईयर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा है कि ये, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है बायोलॉजी का, कि 1953 में वॉटसन क्रिक ने एक मॉडल दिया जो हम डबल हेलिकल मॉडल कहते हैं। ये मॉडल उन्होंने किस आधार पर दिया, इसमें और साइंटिस्ट का भी वर्क था। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यूज किया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इनका नहीं था। ये एक्सपेरिमेंट इनका नहीं था। एक्सपेरिमेंट किसका था, एक्सपेरिमेंट था ये विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का। ये विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट था। हमने कहा कि डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। मैंने कहा ईयर भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए उन्होंने किसी और के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को उपयोग किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम भी याद रखना है, वो कहलाता है एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। किसने कंडक्ट किया था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। बड़े इंपॉर्टेंट नाम। वॉटसन क्रिक बहुत सब लोग पहचानते हैं बायोलॉजी में, विल्किंस फ्रैंकलिन कम लोग पहचानते हैं, जबकि काम इन्हीं का था ओरिजिनल, जिसके आधार पर इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। एक्सपेरिमेंट ओरिजिनल वॉटसन क्रिक का नहीं था, वो तो सब चुरा हुआ माल था। यहां से आया एक्सपेरिमेंट ये विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का, जिसके आधार पर इन्होंने डीएनए के मॉडल को एक्सप्लेन किया। तो क्या क्या बातें अभी आपको मेन समझ में आनी चाहिए, तब अगली स्लाइड पर जाऊंगा। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, डीएनए आरएनए। पहले किसका डिटेल ले रहे हैं, डीएनए। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, इसलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के बारे में आज जो स्ट्रक्चरल जानकारी है उसका अधिकतर हिस्सा हमारे पास कैसे पहुंचा, किसने एक्सप्लेन किया, वॉटसन क्रिक, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ये पॉइंट आ गया। हाँ जी, आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि आज मैं भी कई सारा मटेरियल टाइप किया हुआ यूज कर रहा हूँ, ये थोड़ा समय भी बचाता है। वैसे अलग अलग व्यूज हैं, मैं जो हाथ से लिखने वाला है उसको मैं जो प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर, उसका कारण क्या है, उससे थोड़ी जो फील आती है बच्चे को वो
लिखने वाली, नोट्स वाली फील आती है। और टाइप वाले में मैं कई बार देखता हूँ बच्चे को जो फील आती है वो बुक वाली आती है। लेकिन ये किसी जगह का कोई बुक का मटेरियल नहीं है, ये अपने नोट्स का ही टाइप किया हुआ है। तो अल्टीमेटली मटेरियल तो वही है, तो उतनी फील से पढ़ना है उसको, लेकिन थोड़ा समय बचता है, पहले से रेडी रहता है तो हमारा लिखने का समय बच जाता है थोड़ा। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट्स आ गए। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर क्वेश्चन आया है, डीएनए के इस स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन के लिए वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला। हाँ जी, किसका नाम गायब है? फ्रैंकलिन का नाम गायब है। फ्रैंकलिन का नाम गायब है। जिंदगी में ऐसे कई बार बहुत अजीब कहानी होती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में सबसे बड़ा रोल फ्रैंकलिन का ही था। विल्किंस तो लेबोरेटरी के हेड थे, प्रैक्टिकली उनका काम कम था। जिसने पूरा काम किया डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का, शी वॉज फ्रैंकलिन। यस, शी वॉज अ वेरी रिनाउंड फीमेल साइंटिस्ट इन बायोलॉजी, फ्रैंकलिन। लेकिन नोबेल प्राइज जो यहां पर डिसाइड हुआ, उससे पहले फ्रैंकलिन की डेथ हो गई, जिसके कारण फ्रैंकलिन को यह नोबेल प्राइज नहीं मिला। सामान्य तौर पर जो नोबेल प्राइज है वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, इसलिए नोबेल प्राइज की उस लिस्ट में से फ्रैंकलिन का नाम गायब है। वो कुछ उनको डिजीज थी किडनी से रिलेटेड, जिसके कारण फ्रैंकलिन की डेथ हो गई। और 3 लोगों ने मलाई खाई, और वो कौन कौन? वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस। काम सबसे ज्यादा किसका? फ्रैंकलिन का। लाइफ ऑल्सो मूव्स लाइक दैट। अब यहां पर जो डीएनए स्ट्रक्चर है, यहां स्पेलिंग में गलती है। डीएनए स्ट्रक्चर इज रेफर्ड एज डबल हेलिकल मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को। ये टर्म आपने सुना है, डबल हेलिकल मॉडल। किस प्रकार का डबल हेलिकल मॉडल है ये पहचानेंगे। डबल हेलिकल मॉडल आपके सामने ड्रॉ करूंगा, क्या क्या फीचर्स हैं वो भी बताऊंगा। ड्रॉ होता हुआ भी देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। डबल हेलिकल मॉडल, इस डबल हेलिकल मॉडल में ये इतनी ऊंचाई, यहां से यहां तक, मतलब जहां से शुरू हुए, यहां से शुरू हुए, आधे इधर गए फिर वापस आए, ये इतनी ऊंचाई एक पूरा टर्न कहलाती है। ये पूरा 1 टर्न है, ये एक टर्न कहलाती है। इस एक टर्न में 10 पेयर है नाइट्रोजन बेसिस के। एक स्ट्रैंड में अगर यहां पर ए है तो वो पेयर करेगा किसके साथ? टी। ऐसे 5 पेयर होंगे। अगर इधर जी है तो उसके अपोजिट क्या आएगा? सी। अगर इधर सी है तो उधर क्या आएगा? जी। अगर इधर टी है तो उधर क्या आएगा? ए। और अगर इधर ए है तो उधर क्या आएगा? टी। ऐसे 5 पेयर आ गए यहां पर। इधर भी ऐसे ही, कोई भी रैंडम लिख रहा हूं मैं। यहां पर टी, टी के अपोजिट ए, सी, सी के अपोजिट जी, ए के अपोजिट टी, जी के अपोजिट सी, और सपोज ऐसे ही ए के अपोजिट टी। अब यहां ए के अपोजिट टी, आप देख रहे हैं, नोटिस करेंगे मेरे लिखने के मेथड को। मैंने इधर बोर्ड बनाया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है डबल हेलिक्स की बैकबोन। ये पूरा स्ट्रक्चर डबल हेलिकल मॉडल है। ये
डीएनए का डबल हेलिक्स है। इस डबल हेलिक्स में ये बैकबोन है, बैकबोन से अंदर नाइट्रोजन बेस जा रहे हैं, ए के अपोजिट टी, ए के अपोजिट टी में ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हूं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर 2, इधर 2, इधर 2, 3, 2, 3, 2। खूब ध्यान से देखते चलना है। जब कहते हैं डीएनए के एक राउंड में 10 पेयर है, तो यहां 10 नहीं गिनने, पूरा इधर से 5 पेयर इधर, 5 पेयर इधर। आपके सामने ये 1 2 3 4 5 पेयर, ऐसे ही 5 पेयर इधर है। ये एक टर्न है। इसकी जो ऊंचाई है वो इस एक टर्न की, ये वर्टिकल जो ऊंचाई है, ये कहलाता है पिच ऑफ हेलिक्स, और ये है लगभग 3.4 नैनोमीटर। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इनसे बहुत सारी कैलकुलेशन चलती है। तो डीएनए की एक घुमाव में कितने बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर, 10 पेयर, ए के अपोजिट टी, जी के अपोजिट सी पेयर करेगा। और कितनी ऊंचाई एक टर्न की, 3.4 नैनोमीटर। एक टर्न की ऊंचाई 3.4 नैनोमीटर। अब ये जो कहानी चल रही है यहां पर, ये अरेंजमेंट आपको कैसे प्राप्त हुआ? ऐसे है, एक स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड, और इन दोनों को आपस में हेलिकली ऐसे लपेटा गया है, ऐसे लपेटा गया है। उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। मैं इसका केमिकल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, उस पर पूरा ध्यान देना है, केमिकल स्ट्रक्चर पे। और फिर ये आपको एकदम राउंड होके कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। मुझे पहले बेसिक क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या आपको यह बात समझ में आती है कि जब मैं कहता हूं कि डीएनए किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड। कौन से वाले न्यूक्लियोटाइड? डीऑक्सी वाले न्यूक्लियोटाइड। मैं उनको जोड़ता हूं और जोड़ के उसका पॉलीमर तैयार करता हूं आपके सामने, फिर पहचानना है। एक एक न्यूक्लियोटाइड चलाऊंगा। ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड शुगर ले लिया। कैसा शुगर? डीऑक्सी वाला शुगर। इसका मतलब यहां H है, यहां O है, OH है, उसको खाली छोड़ दिया। इसके साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, सपोज A। अपने आप चलानी है गाड़ी। A क्या? एडेनिन। शुगर कौन सा? डीऑक्सी। और इसके साथ फॉस्फेट। डबल बॉन्ड वाला इधर ले लिया, ऊपर खाली है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। बनते ही सबको दिखना चाहिए, ए एडेनिन, शुगर डीऑक्सीराइबोज प्लस फॉस्फेट, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब इस बात पर ध्यान देना है कि दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके साथ कैसे जुड़ा है, क्योंकि जैसे एक जुड़ा है वैसे ही बाकी जुड़ेंगे। ये बात बहुत सॉलिड दिमाग में बैठनी चाहिए। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, 1 न्यूक्लियोटाइड, इसलिए बना रहा हूं, पहले से बनाकर नहीं रखा है। एडेनिन, डीऑक्सीराइबोज शुगर, यहां OH था, इस H को हटाऊंगा ना, माइनस H2O में जाएगा ना। और ये यहां CH2OH पर क्या जुड़ा हुआ है पहले से? फॉस्फेट। तो ये यहां से ये H हटेगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहां आकर इसके साथ जुड़ेगा। अगले न्यूक्लियोटाइड का देखना, फॉस्फेट। ये सपोज यहां पर नाइट्रोजन बेस C। अब आप देख लो, साइटोसिन, डीऑक्सीराइबोज शुगर, CH2 फॉस्फेट। किन चीजों को पहचानना है? ये कार्बन कौन सा था? 3 प्राइम। ये कौन सा था? 5 प्राइम। यहां भी ऐसे ही 5 प्राइम ऊपर और नीचे कौन सा है? 3 प्राइम। 5 प्राइम कार्बन बाहर, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम।
इस प्रकार से डीएनए का एक स्ट्रैंड तैयार होता है। मैंने तो अभी 2 ही जोड़े हैं, आपको 200 की भी लाइन लगानी होगी तो ऐसे ही जुड़ते जाएंगे। ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम पोजीशन का OH नीचे वाले फॉस्फेट से जुड़ेगा। अब इसका मैंने एक खाली छोड़ दिया तो इसका जो OH है वो नीचे वाले फॉस्फेट से जुड़ेगा, जोड़ते चले जाओ जितने हो। सो इन 1 न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट, नीचे 3 प्राइम पर OH खाली है, अगले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से जुड़ेगा, नीचे 3 प्राइम पर OH खाली है, नीचे अगले के फॉस्फेट से जुड़ेगा। अब मैंने ये एक सीक्वेंस स्ट्रैंड की तैयार हुई, पर ये तो एक स्ट्रैंड तैयार हुआ, स्ट्रैंड तो दूसरा भी चाहिए क्योंकि ये तो डबल हेलिक्स है ना। तो डबल हेलिक्स में अब मैं इसके सामने दूसरा स्ट्रैंड बनाऊंगा, इसके सामने दूसरा स्ट्रैंड बनाऊंगा। मैंने कहा कि एक ही पेयरिंग किसके साथ, T डबल हाइड्रोजन बॉन्ड T के साथ। हाँ जी, बहुत टेढ़ा काम है, ध्यान से देखना है। T को जोड़ दिया मैंने शुगर से, ये शुगर। आप देखेंगे कहानी पलट दी। इन शुगर में तो ऑक्सीजन ऊपर नजर आ रहा है, यहां कहानी अलग है। ये O खाली है नीचे, ये CH2 फॉस्फेट इधर आयनाइज्ड, C पेयर्स विद G। C की पेयरिंग G के साथ, और इसका जो शुगर है हाँ, ये थोड़ा तिरछा हो गया, ये और ये किस बात पर ध्यान देना है, जो दूसरा स्ट्रैंड आ रहा है दूसरी साइड पर, उसमें हर बार 3 प्राइम वाला कार्बन ऊपर है, 5 प्राइम वाला कार्बन नीचे है, 3 प्राइम वाला कार्बन ऊपर है, 5 प्राइम वाला कार्बन नीचे है। इसी वजह से कहते हैं कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड का डायरेक्शन उल्टा होता है। एक स्ट्रैंड में हर बार 5 प्राइम कार्बन ऊपर, 3 प्राइम नीचे, 5 प्राइम ऊपर, 3 प्राइम नीचे। ये स्ट्रैंड पूरा का पूरा स्ट्रैंड कहलाता है कि इस स्ट्रैंड का डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका उल्टा डायरेक्शन, हर एक में 3 ऊपर 5 नीचे, 3 ऊपर 5 नीचे, ये डायरेक्शन कहलाएगा 3 प्राइम ऊपर 5 प्राइम नीचे। आगे यूज करूंगा थ्योरी में, इसको बोलते हैं डीएनए के 2 स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। ये इनके बीच में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ये इनके बीच में यहां हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। अब आप देखो, ये इसका मतलब केमिकली इस प्रकार से है। एनसीईआरटी ने भी दिया है, मतलब मैंने बिना वजह नहीं बनाया। आप एनसीईआरटी खोलकर देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी में भी ये स्टोरी मिलेगी। एनसीईआरटी ने भी ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, इसीलिए इस पर मेहनत की जा रही है। इसका मतलब केमिकली पहचानना है। एक में एक न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम ऊपर 3 प्राइम नीचे, अगला न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम ऊपर 3 प्राइम नीचे, चेन चलेगी ऐसे। इसके अपोजिट स्ट्रैंड में 3 प्राइम ऊपर 5 प्राइम नीचे, 3 प्राइम कार्बन ऊपर 5 प्राइम कार्बन नीचे, ये ऐसे आपस में पेयर होंगे। कौन पेयर करेगा? नाइट्रोजन बेसिस आपस में। कैसे बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और ये पेयर होने के बाद ये यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी के लिए कॉइलिंग आ गई, इसमें ये कॉइलिंग आ गई। क्या तैयार हो गया? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो पहले केमिकल स्ट्रक्चर समझना है। अब इसी को मैंने यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे तो
हाँ जी, ये देख लो, ये स्ट्रक्चर है। इसी को मैं अगर कॉइल कर दूं तो ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब कनेक्टिविटी लेके आओ, देखो पूरी कनेक्टिविटी लाने के लिए पूरी मेहनत की है इस पर। अब ये डबल हेलिक्स तैयार होगा, इस प्रकार के पेयर तैयार हो जाएंगे। अब इन पेयर्स में ये तो एक पॉइंट तो मैंने डायग्राम पे बता दिया, और थ्योरेटिकल पॉइंट बोल देता हूं। ये इसका डायमीटर होता है इतना, जिसकी चौड़ाई लगभग 2 नैनोमीटर होती है। ये फैक्चुअल वैल्यू रटने वाली पॉइंट्स है, याद करने वाले। तो एक टर्न की ऊंचाई 3.4 नैनोमीटर। टर्न में कितने बेस पेयर? 10। ये रे बेस पेयर। और डायमीटर कितना डबल हेलिक्स का? 2 नैनोमीटर। एक एक करके इसके फीचर्स को पहचानते हैं, और इन स्ट्रक्चर की आपको दोबारा जरूरत पड़ेगी। ये आ गए फीचर्स। जो फीचर समझाऊंगा वापस डायग्राम यूज करूंगा। डीएनए डबल हेलिक्स हैज राइट हैंडेड कॉइलिंग। डीएनए डबल हेलिक्स की जो कॉइलिंग है वो राइट हैंडेड है। मैंने प्रोटीन पढ़ाते हुए भी राइट हैंडेड का मीनिंग बताया था। ये कहलाती है क्लॉकवाइज कॉइलिंग। क्या कहलाती है? क्लॉकवाइज कॉइलिंग होती है डीएनए डबल हेलिक्स की। इसका टेक्निकल मीनिंग क्या होता है आपको तो याद ही करना पड़ेगा, आपसे कोई करवा के नहीं देखेगा। इसका टेक्निकल मीनिंग ये होता है कि अगर आप डबल हेलिक्स को के घुमाव को एक स्क्रू की तरह मान लें, और जैसे अगर ये स्क्रू है तो इस स्क्रू को अगर आप यूं दीवार में लगाएं और इसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो स्क्रू टाइट होता है। स्क्रू टाइट होता है, क्लॉकवाइज घुमाएं उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज कॉइलिंग। ये तरीका होता है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। पर मैंने कहा ना, आपसे कोई स्क्रू लगवा के नहीं देखेगा। आपको थ्योरी याद रखनी है कि डीएनए डबल हेलिक्स में कॉइलिंग कैसी है। उसके इसको अगर स्क्रू की तरह कंसीडर करें तो वो राइट हैंडेड कॉइलिंग कहलाएगी। फिर बैकबोन ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड इज, बहुत बढ़िया पॉइंट, इज फॉर्म्ड ऑफ अल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बैकबोन किस चीज की बनी हुई है? अल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट। मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, मैं दिखाता हूं, ये देख लो। नाइट्रोजन बेस तो यहां चले गए बीच में, ये है बैकबोन। क्या आ रहा है इस बैकबोन में? शुगर फॉस्फेट। इधर भी क्या है? ये नाइट्रोजन बेस तो अंदर की ओर आ गया, शुगर फॉस्फेट। इसका मतलब बैकबोन किस चीज की बनी हुई है? शुगर एंड फॉस्फेट की। अल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट चल रहे, ये बैकबोन बना रहे हैं। मतलब अगर मैं इस बैकबोन को लिखना चाहूं, आपको और सरल करना चाहूं इसको, तो पता मैं कैसे लिखूंगा इसको? मैं ऐसे लिखूंगा, शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। अलग अलग बहुत मेथड है। नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, इसको दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ दिया, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस। इसी प्रकार से नीचे जुड़ा होगा नाइट्रोजन बेस का पेयर दूसरे नाइट्रोजन बेस से। सपोज अगर ये एटी का पेयर है, ये जीसी का पेयर है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, शुगर और फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट। हाँ जी, सब अपनी होशियारी पूरी लगाई है। अब आप देख लो, ये बैकबोन हुई। ये बैकबोन हुई। तो इसमें क्या आ रहा है? अल्टरनेट शुगर फॉस्फेट। इधर फॉस्फेट, ये 5 प्राइम टर्मिनल होगा, नीचे शुगर जहां खाली है वो 3 प्राइम होगा। यहां टर्मिनल की जरूरत नहीं है, आप नहीं तो गच्चा खा जाएंगे। आप पहले ये पहचानो कि क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। बैकबोन, अल्टरनेट शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसिस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इनर साइड। इसको पता है, ऐसे भी कहते हैं, थ्योरी में भी दिखाऊंगा आगे। ये एक प्रकार से, एक वो जैसे आप देखते हैं ना लकड़ी की, बैम्बू वाली या लकड़ी की सीढ़ी होती है, लैडर होती है, सीढ़ी जो होती है लैडर, उसमें जो साइड के रेलिंग होती है पकड़ने की, वही इसकी बैकबोन है। किसकी बनी है? शुगर फॉस्फेट की। जबकि सीढ़ी में जो पांव रख के चढ़ने वाली स्टेप होते हैं, जिस पर पांव रख के चढ़ेंगे आप सीढ़ी में, वो किसके बने हुए हैं? नाइट्रोजन बेसिस के बने हुए हैं। तो अगर डीएनए के हेलिक्स के स्ट्रक्चर को
एक सीढ़ी की तरह, एक लैडर की तरह कंसिडर किया जाए, तो उसकी जो साइड की रेलिंग है या बैकबोन है शुगर फॉस्फेट की, और जो स्टेप्स जिन पर पांव रख के चढ़ेंगे वो किसके बने हुए हैं? नाइट्रोजन बेसिस के पेयर्स के बने हुए हैं। ये पॉइंट आएंगे। अब इसी पॉइंट को आपने यहां पर ऑब्जर्व किया था, ये रहा आपका पॉइंट, बैकबोन का पॉइंट आ गया। और कहता है नाइट्रोजन बेसिस आर डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ डबल हेलिक्स। अभी दिखाया नाइट्रोजन बेसिस कहां है? सेंटर की ओर जा रहे हैं डबल हेलिक्स के। और नाइट्रोजन बेसिस फॉर्म्स स्टेप्स इन ए लैडर लाइक स्ट्रक्चर। अभी समझा दिया आपको डायग्राम से कि अगर एक लैडर मान लिया जाए तो नाइट्रोजन बेसिस क्या बना रहे हैं? उसके स्टेप्स बना रहे हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए। फिर देयर आर 10 पेयर्स, डायग्राम में दिखाया आपको। एक घुमाव में, एक टर्न में कितने पेयर हैं? 10 पेयर हैं। एक घुमाव में 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन ईच राउंड ऑफ कंप्लीट टर्न ऑफ डबल हेलिक्स। एकदम आसान पॉइंट। इसी के और फीचर चल रहे हैं। एंगुलर सेपरेशन, बहुत बढ़िया पॉइंट, बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ सेम स्ट्रैंड इज 36 डिग्री। एनसीईआरटी कहता है इसको, आपका 11th का एनसीईआरटी कहता है। मैं तो फिर साइंस लगाऊंगा जी, क्योंकि तो साइंस ही मजेदार चीज है। एक घुमाव में टोटल कितने डिग्री? 360। और पेयर कितने रखे हुए थे? 10। तो 10 पेयर रखने हो तो आपस में सेपरेशन कितने कितने डिग्री आएगा? 360 डिवाइडेड बाय 10। बेसिक मैथमेटिक्स कहता है ना, पूरे एक राउंड का घुमाव की डिग्री कितनी? 360। और उस घुमाव में कितने पेयर रखे हुए हैं? 10। तो आपने डिवाइड कर दिया, तो दो एडजेसेंट पेयर्स के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन आ गया, कितने एंगल पर वो रखे हुए हैं? दैट इज अराउंड 36 डिग्री। यही लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। तो इसका मतलब ये मीनिंग बनता है, क्योंकि पेयर कितने रखे हुए हैं? 10, और टोटल घुमाव का डिग्री कितना? 360। फिर पिच ऑफ द हेलिक्स, डायग्राम पे समझाया था, कितना? 3.4 नैनोमीटर। और अगर 10 में 10 रखे हुए हैं 3.4 में, तो दो एडजेसेंट के बीच की दूरी कितनी? 0.34 नैनोमीटर। आप देख लो आपके सामने, ये क्या कह रहा है? ये पूरे की ऊंचाई 3.4 नैनोमीटर है, तो दो एडजेसेंट के बीच की ऊंचाई कितनी होगी? 10 से डिवाइड हो जाएगा, 3.4 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 रखे हुए हैं इसमें पूरे में, तो 0.34 नैनोमीटर वैल्यू आ जाएगी। ये कह रहा है। ये रहा आपका पॉइंट। टोटल ऊंचाई एक घुमाव की 3.4 नैनोमीटर, दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर। फिर टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड कैसा होता है? फॉस्फोडाइएस्टर। मैं साबित करूंगा फॉस्फोडाइएस्टर को, यहां से आएगा समझ में, जो हमने केमिकल लोचा फैलाया था उससे समझ में आएगा। फॉस्फेट, और जो मैं पहले से मेहनत करता आ रहा हूं, फॉस्फेट कैसा ग्रुप? एसिडिक। और एसिडिक ग्रुप अगर एल्कोहलिक ग्रुप से जुड़े तो एस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फेट ग्रुप एसिडिक। ओरिजिनली यहां क्या था? ओरिजिनली यहां ये OH था और ये भी OH था, और यहां से -H2O हुआ, -H2O हुआ तो ये H2O गया, ये H2O गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? इसका रिजल्टेंट हुआ कि ये इस ऑक्सीजन के माध्यम से यहां जुड़ गया, इसलिए ये एस्टर बॉन्ड कहलाता है। लेकिन इधर भी ऐसे ही है, यहां भी CH2OH था, तो ये पूरा का पूरा फॉस्फेट और दोनों तरफ का एस्टर बॉन्ड मिलकर ये इतना पूरा हिस्सा, ये कहलाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट ग्रुप और उसके दोनों तरफ एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये कहलाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। खूब ध्यान से देखना, इधर भी है, डायरेक्शन उल्टा है, लेकिन
इधर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में ऊपर 3 प्राइम वाला OH, नीचे 5 प्राइम वाला OH, पर इधर डायरेक्शन उल्टा है। वहां ऊपर 3 प्राइम था, यहां ऊपर 5 प्राइम वाला OH और नीचे 3 प्राइम वाला OH, पर इधर भी आपको ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलेगा। ये रहा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, गायब ही हो गया, काहे का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये रहा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहां पर भी आपको इस साइड पर भी ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलेगा। थोड़ी ये ऑक्सीजन कवर करना थोड़ा, ये दोनों तरफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हर बार ऐसे ही बनते जाएंगे। मतलब दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कर रहे हैं। यही थ्योरी कह रही है कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन विच, जो दिखा के आया हूं डायग्राम में अभी, फॉस्फेट इज बॉन्डेड एट 3 प्राइम OH ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड and 5 प्राइम OH sugar of another nucleotide। फॉस्फेट की बॉन्डिंग कहां पर? एक के 3 प्राइम OH पर और अगले न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम OH पर। फिर दिखाऊंगा पढ़ने के बाद। फॉस्फेट की बॉन्डिंग एक के 3 प्राइम OH पर और अगले न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम OH पर होती है। H गायब है क्योंकि वो तो H2O में चला गया माइनस। लिखते ऐसे ही है लेकिन थियोरिटिकली NCERT भी कहता है कि इस फॉस्फेट की बॉन्डिंग एक शुगर के 3 प्राइम OH पर और दूसरे के 5 प्राइम OH पर होती है। किधर भी देख लो, इस फॉस्फेट की बॉन्डिंग इधर से बोलूंगा तो एक के 5 प्राइम पर और दूसरे के 3 प्राइम पर। बस स्टेटमेंट उल्टा हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है। पर बात यही है, फॉस्फेट इसका मतलब डिसाइड हो गया। जब दो न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फेट आपस में जोड़ता है तो वो एक न्यूक्लियोटाइड में तो खुद ही हिस्सा था, वहां कहा था वो 5 प्राइम पर जुड़ा हुआ था, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड में कहा आकर जुड़ गया वो 3 प्राइम पर। जुड़ते हुए आपको दिखाया, आपके सामने बनाया है। और क्या फीचर्स है? 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर एंटी पैरेलल। आपको समझाया, एक का डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरे का 3 प्राइम से 5 प्राइम। किसका डायरेक्शन बदला हुआ है? या तो ऑप्शन में आएगा शुगर उल्टे हैं एक दूसरे के, 5 प्राइम ऊपर 3 प्राइम नीचे, 5 प्राइम ऊपर 3 प्राइम नीचे, दूसरे स्ट्रैंड में 3 प्राइम ऊपर 5 प्राइम नीचे, तो शुगर का डायरेक्शन उल्टा है। और या शुगर के कारण ही किसका डायरेक्शन उल्टा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। यही लिखा है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर एंटी पैरेलल, डायरेक्शन में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दैट इज शुगर्स और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स आर प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। शुगर्स या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रखे होते हैं। हर बार आपको शो कर रहा हूं, देख लो, क्या इसके शुगर और इसके शुगर का डायरेक्शन उल्टा दिख रहा है? ये शुगर और ये शुगर उल्टे दिख रहे हैं? बिल्कुल, ये आपस में उल्टे हैं। या इनके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में ऊपर 3 प्राइम नीचे 5 प्राइम, इधर ऊपर 5 प्राइम बॉन्ड में और नीचे 3 प्राइम। तो इसका मतलब कौन सा OH जुड़ रहा है? या तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का डायरेक्शन उल्टा बोलेगा या शुगर का। और फॉस्फोडाइएस्टर का डायरेक्शन उल्टा तभी होगा जब शुगर का उल्टा हुआ हो, क्योंकि उसी के साथ तो बन रहा है ना वो। तो इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो स्ट्रैंड के अपोजिट है। तो मैं फिर बोलता हूं, सुनेंगे ध्यान से, क्या DNA के 2 स्ट्रैंड आपस में एंटी पैरेलल है? यस। विच कंपोनेंट डिटरमाइंस द डायरेक्शन? शुगर, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये आपस में उल्टे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड। आपको बता दिया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी में रोल प्ले करेंगे। प्रोटीन से कहते आ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या प्रोवाइड करेगा? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ए मतलब कौन? एडेनिन। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमीन। ए के साथ पेयरिंग किसकी? T के, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने?
2, जी के साथ पेयरिंग किसकी, सी की, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, 3। एकदम आसान पॉइंट है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये काम बहुत आता है। ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2। जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3। ये अंतर याद रखना है, काम बहुत आता है क्वेश्चन करने। वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं इस बार, ये तो सीधा तो बहुत ही आसान है, पर आगे बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनेंगे। फिर ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया थोड़ा, हिस्टोन प्रोटीन्स, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्टेबिलिटी दे ही रहे हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को और अधिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसके साथ यूकैरियोट में, सेल बायो में पढ़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, हिस्टोन प्रोटीन जुड़ते हैं। किसके केस में, यूकैरियोट्स के केस में, एसोसिएटेड इन मेजर ग्रुप ऑफ डीएनए। ये पॉइंट किस पर एप्लीकेबल है, यूकैरियोट्स पर एप्लीकेबल है, जबकि माइनर ग्रुप में जुड़ेंगे क्या, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये प्रोटीन जनरली एंजाइम्स होते हैं जो कुछ वर्क करने के लिए डीएनए के साथ जुड़ते हैं। हिस्टोन प्रोटीन का रोल स्टेबिलिटी, ये इसका मेन रोल है। अब आप देखो, फिर बोलूंगा, हिस्टोन प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद डीएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स are what, enzymes, they associate at minor group, whereas histone proteins associate at major group। जैसे ही कहा माइनर ग्रुप मेजर ग्रुप, हर बार डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, हर बार डायग्राम चाहिए। इस बार ये वाला डायग्राम चाहिए, जो ये ज्यादा गहरे वाला गड्ढा है ये कहलाता है मेजर ग्रुप, और ये जो कम गहरा गड्ढा है ये कहलाता है माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप में एसोसिएशन किसका, हिस्टोन प्रोटीन का। माइनर ग्रुप में एसोसिएशन किसका, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। यहां माइनर ग्रुप में हमने कहा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और मेजर ग्रुप में हिस्टोन प्रोटीन्स एसोसिएट होंगे। ये पॉइंट याद रखो, डायग्राम पे भी लिख दिया, थ्योरेटिकली भी लिखा हुआ आपके सामने, यही पॉइंट आया था। फिर डायमीटर पहले ही समझा दिया, 2 नैनोमीटर डायमीटर होता है, याद करने वाला पॉइंट है। ये सारे फीचर आ गए जो डबल हेलिकल मॉडल में एक्सप्लेन किए गए, जो वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल के अंदर एक्सप्लेन किए। लेकिन क्या डीएनए के बारे में और भी कुछ लोगों ने काम किया, और भी कुछ जानकारी चाहिए? हाँ, एक जो और एसोसिएटेड वर्क आता है वो कहलाता है चारगाफ रूल्स। क्या कहलाता है? चारगाफ रूल्स। बहुत सिंपल से रूल है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। चारगाफ रूल क्या कहते हैं? पहला रूल, A+G = T+C। किसके लिए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। सिंपल, छोटे बच्चे की तरह चल रहा है। ए की पेयरिंग किसके साथ थी? टी के साथ। जी की पेयरिंग किसके साथ थी? सी के साथ। इसका मतलब एक डबल हेलिकल डीएनए में जितने ए उतने टी, और जितने जी उतने सी। इट मींस ये टोटल और ये टोटल बराबर ही आएंगे, यही लिखा है। A+G = T+C, यही लिखा है। तो ये बराबर होंगे किसके लिए? डबल हेलिकल डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। ए और जी क्या थे? प्यूरिन्स। टी और सी क्या थे? पिरिमिडीन्स। इसका मतलब चारगाफ का पहला रूल कहता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में प्यूरिन्स = पिरिमिडीन्स। दूसरा तरीका, अगर ये बराबर है तो इसका मतलब A+G / T+C = 1। सब छोटे बच्चों वाली चीजें हैं। देखो, मैंने एक एक स्टेप चलाऊंगा। ए जितने टी उतने, क्योंकि पेयरिंग हो रही है। जितने सी हैं उतने, जितने जी हैं उतने ही सी हैं। सो A+G / T+C मस्ट बी इक्वल, बिल्कुल होगा जी। या A+G / T+C जब ये बराबर थे तो क्या वैल्यू आएगी? क्या? 1 आएगी। तो ये चारगाफ का साधारण एकदम इजी पहला रूल है। जितने प्यूरिन उतने पिरिमिडीन पाए जाते हैं एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में।
ये पहला रूल आ गया चरगाफ का। खूब ध्यान से देखना, सवाल करूंगा क्योंकि मैं इस पे फिर। ये पहला रूल आ गया चरगाफ का। अब यहां पर ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, फॉर अ मॉलिक्यूल, उल्टा चला मैं, a प्लस जी बाई टी प्लस सी नॉट इक्वल टू 1। आपको क्वेश्चन दिया, लंबा सवाल लिखेगा, इन लैबोरेटरी वाइल स्टडिंग अ बायोमोलिक्यूल यू फाउंड दैट, हाँ जी पहले आपको साइंटिस्ट बनाएगा, यू फाउंड दैट फॉर दिस मॉलिक्यूल a प्लस जी बाई टी प्लस सी नॉट इक्वल टू 1, देन दिस मॉलिक्यूल मस्ट बी, ये मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, आपको ऑप्शन देगा, आरएनए होना चाहिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होना चाहिए। ऐसे ऑप्शन दे दिए आपको, ये ऑप्शन दे दिए, एक एक करके समझ लगानी है। जो बच्चा क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखता वो तुरंत कहता है सर आपने बताया था a प्लस जी बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नॉट इक्वल टू 1, तो क्या करें, आरएनए चिपका दें ना, आरएनए आंसर नहीं है, क्योंकि आरएनए में तो टी था ही नहीं, यू था, काय का आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना हो गया, उसमें तो इक्वल टू 1 आ रहा था, प्रोटीन में न्यूक्लियोटाइड होते नहीं है, बाहर हो गया, आंसर बचा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसे है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंड में तो क्या था, ए के बराबर टी, जी के बराबर सी, टी के बराबर ए, सी के बराबर जी, लेकिन अगर स्ट्रैंड एक ही है तो ए जी सी टी जी टी जी टी कुछ भी चले जाओ, बराबर कहां से करोगे, इसका मतलब ए के बराबर टी होने की कोई गारंटी नहीं है अगर एक स्ट्रैंड है। हमारी बॉडी में नहीं है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, आपने पढ़ा है पीछे, वो कुछ वायरसेस में है, लेकिन है तो ना कहीं दुनिया में, इसका मतलब ये जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आंसर बनता है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। और भी सवाल आते हैं, क्वेश्चन और कराऊंगा, पहले दूसरे रूल पे आ जाए। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि यहां पर हमने कहा था ना ए और टी पेयर करते हैं और जी और सी, अब कहता है ए प्लस टी बाई जी प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर अ स्पीशीज। स्पीशीज बहुत जरूरी है इसमें याद रखना। मैं इसको कैसे कहता हूं, ए और टी पेयर थे, जी और सी पेयर थे, अब प्यूरिन पिरिमिडिन की बात नहीं हो रही है, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन, ये कह रहा है एटी वाले पेयर की संख्या और जीसी वाले पेयर की जो संख्या होगी ना वो स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होगी। मतलब अगर मेरी बॉडी से किसी और ह्यूमन की बॉडी से रैंडमली डीएनए का सैंपल ले लिया जाए और उस रैंडम सैंपल में से अगर ये चेक किया जाए कि एटी और जीसी वाले पेयर का रेशियो क्या आ रहा है, तो वो ह्यूमन बींग्स में एक जैसा रेशियो पाया जाएगा, ये कह रहा है। तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, इट मींस दैट द रेशियो ऑफ एटी पेयर्स टू जीसी पेयर्स इज कांस्टेंट फॉर ए स्पीशीज। इट मींस हमारे डीएनए में एटी वाले पेयर की संख्या और जीसी वाले पेयर की संख्या रैंडमली कांस्टेंट रेशियो मेंटेन करती है। मैं बार बार बोल रहा हूं रैंडमली, क्योंकि अगर आपने कोई स्पेसिफिक टुकड़ा ले लिया तो बाई चांस हो सकता है उसमें एटी ज्यादा आ जाए, पर अगर आप रैंडमली कई टुकड़ों पर रेशियो लेंगे तो ये रेशियो जो आएगा ये वैल्यू अलग अलग ह्यूमंस में सेम ही रहेगी, ये जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। अंतर पहचानना है, पहले था ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, अब है ए प्लस टी, इसमें इज इक्वल टू नहीं आता, इसमें आता कांस्टेंट, मतलब 80 पेयर्स की संख्या डिवाइडेड बाय जीसी पेयर्स की संख्या, देन द वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज, ये मीनिंग आता है। अब इस पर और क्या सवाल बनते हैं, ये बनते हैं प्रोकैरियोट्स में उनके डीएनए में जीसी का अमाउंट ज्यादा है, जीसी का अमाउंट ज्यादा है, और एकदम सीधी सी बात है,
अगर ये नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो गई तो रेशियो 1 से कम हो जाएगा। सो 80/GC इज लेस देन 1। जिसमें GC ज्यादा होगा उस डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि G और C के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने थे? 3। जबकि A और T में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने थे? 2। अगर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले पेयर ज्यादा हैं तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो ज्यादा बनेंगे, और टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो इसका मतलब डीएनए की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो प्रोकैरियोटिक डीएनए इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज रिच इन GC पेयर्स। आप कहेंगे ये क्या मतलब, प्रोकैरियोट में ज्यादा स्टेबल? अरे भैया उसके पास हिस्टोन नहीं है। मैंने कहा था ना, हिस्टोन प्रोटीन एडिशनल स्टेबिलिटी देने के लिए किसमें? यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट के पास कोई हिस्टोन की फैसिलिटी नहीं है, और अगर हिस्टोन की फैसिलिटी नहीं है तो नेचर देखो कितना होशियार है, उसने किससे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी? उसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी GC का अमाउंट बढ़ा के। जबकि यूकैरियोट में स्टोरी कैसे है? यूकैरियोट में डीएनए इज रिच इन 80 पेयर्स, और अगर 80 वाले पेयर ज्यादा हैं, GC कम है तो रेशियो 1 से ज्यादा आएगा। रेशियो 1 से ज्यादा आएगा तो इसका मतलब ये डीएनए लेस स्टेबल है। खाली डीएनए के बारे में बात हो रही है, अभी हिस्टोन जोड़ देंगे तो स्टोरी अलग है। ये खाली पॉइंट डीएनए के लिए लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। 80 वाले पेयर ज्यादा हो जाएंगे अगर, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की संख्या कम रह जाएगी, इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम है। ये चरगाफ रूल की कहानी आ गई। दोनों रूल देख लेना। पहला रूल कहता है A+G इज इक्वल टू T+C, या A+G/T+C इज इक्वल टू 1, प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine। पहला रूल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर ये रूल फॉलो नहीं हो, A+G/T+C नॉट इक्वल टू 1, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। दूसरा रूल 80 पेयर्स डिवाइडेड बाय GC पेयर्स कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज। 80 किसमें ज्यादा? यूकैरियोट में। GC किसमें ज्यादा? प्रोकैरियोट में। किसका डीएनए ज्यादा स्टेबल? प्रोकैरियोट का। खाली डीएनए की बात करें, क्वेश्चन बदल जाएगा स्टोन जोड़ा तो ये कहानी आ गई। फिर एक पॉइंट और लिया, यहां पर मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आपसे कहेगा इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल C इज इक्वल टू 20%। साइटोसिन वाला जो बेस है, नाइट्रोजन बेस है, वो कितना है? 20% है। तो T की कितनी मात्रा है ये बताओ। आपको सिंपल छोटे बच्चे वाली कहानी चलानी है। अगर C 20% है तो आप कहते हैं ना C पेयर्स विद G, तो इसका मतलब G भी कितना है? 20% है। तो 40% तो ये हो गए। देयरफॉर रिमेनिंग 60% A+T, तो इसका मतलब A भी कितना? 30% और T भी कितना? 30%। आंसर आ गया। तो जो पूछे, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपको एक भी पता है तो आप चारों पता कर सकते हो। कुछ भी कर ले, आपको क्या बिगाड़ देगा? तो आपको कोई एक भी बता देगा तो आप पूरी कहानी उसको बता सकते हो। ये भी चरगाफ के रूल पर, पहले रूल के बेसिस पर ही आपने कहानी निकाली है। एकदम आसान है, एकदम इजी है सारी कहानी। डीएनए स्ट्रक्चर को रिवाइज करूंगा बिना देखे। डीएनए के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड 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 जोड़े जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने वाले बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन
3 prime OH of one sugar and 5 prime OH of another sugar with phosphate in between। फिर 2 स्ट्रैंड, बैकबोन किसकी, शुगर एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस कहाँ, बीच की ओर। ऐसे सीढ़ी बना रहे थे ना हम लोग, इस सीढ़ी में, इस लैडर में, ये बीच में नाइट्रोजन बेस आ जाएंगे और बैकबोन किसकी बनी हुई, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। इस सीढ़ी को कौन बना रहे हैं, नाइट्रोजन बेसिस। फिर एक हेलिक्स में, एक टर्न में, पूरे टर्न में कितने पेयर्स, 10। एक पूरे राउंड की ऊंचाई कितनी, 3.4 नैनोमीटर। तो दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर। डबल हेलिक्स का डायमीटर कितना, सिंपल रट्टा, 2 नैनोमीटर। जो एक राउंड की पूरी ऊंचाई है वो टेक्निकली क्या कहलाती है, पिच ऑफ द हेलिक्स कहलाती है। हमने कहा शुगर फॉस्फेट की क्या बनी हुई है, बैकबोन। फिर उसके बाद 2 स्ट्रैंड आपस में एंटी पैरेलल है, किसका डायरेक्शन उल्टा है, शुगर का, या उसी को कहने का मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। और एटी के बीच में कितने पेयर, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2। जीसी के बीच में कितने, 3। जीसी जितने ज्यादा डीएनए की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। और ये क्वेश्चन करके बता दिए। ऐसे रिवीजन करना है, एक बार ध्यान से सुनेंगे, रिवाइज करेंगे। सारा पॉइंट एनसीईआरटी का भी ले लिया है और भी एक्स्ट्रा पॉइंट कवर कर दिए। पूरा डीएनए का ये जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है एक्सप्लेन किए हैं। रिवीजन अच्छे से चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, का बहुत बढ़िया लेवल का रिवीजन आना चाहिए, एकदम एक्यूरेट रिवीजन। सारी चीजें एक्सप्लेन की है, रिवीजन बढ़िया से करना है इसका।